दोस्तों, आज मैं फिर एक बार नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, छठ पूजा खत्म हो चुकी है और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ बिहार के चुनावी रण में एक बार फिर उतर चुके हैं। जिस समय राहुल मुजफ्फरपुर की रैली में अपना जुझारू भाषण दे रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सलाहकार उस नुकसान पर गौर कर रहे थे जो मोदी जी के दिल्ली में छठ पूजा कार्यक्रम के रद्द होने से हुआ है। राहुल ने इस घाव पर नमक ही नहीं छिड़का, बल्कि नींबू भी निचोड़ा। राहुल ने क्या कहा, उन्हीं के लफ्जों में सुन लीजिए। राहुल ने कहा, मैंने टीवी पर देखा, यमुना की फोटो देखी आपने? एक तरफ यमुना का गंदा पानी था, उसको अगर कोई भी पी ले या उसमें घुस जाए तो शर्तिया बीमार पड़ जाए। दूसरी तरफ छोटा सा नकली तालाब मोदी जी के लिए बनाया जाता है। उसके लिए दूर से पाइप लगाकर पानी लाया जाता है। यह मोदी जी वाला हिंदुस्तान है। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो साफ पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरे भी आ जाएंगे और उसी से 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई होगी। इसके बाद राहुल ने चोट की, एक ऐसी चोट जिससे मोदी जी इस वक्त भी अपने घर में बैठे हुए तिलमिला रहे होंगे। राहुल ने कहा, एक तरफ नाटक होगा, अंबानी अडानी का हिंदुस्तान होगा, नरेंद्र मोदी का ड्रामा होगा। वहां पर कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तो तालाब है, स्विमिंग पूल है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, तो कर देंगे। जो भी करवाना हो करवा लो। मैं कह रहा हूं, आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पर आके नाच लो, तो वो नाच लेंगे। मोदी जी आइए, स्टेज पर आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे। एक तरफ उनका ड्रामा होगा और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी होगी। टीवी पर वो पाइप पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा, पाइप से तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। और जैसे ही लोगों को वो पाइप दिख गया, तो नरेंद्र मोदी कहने लगे कि भैया मैं तो नहीं जाऊंगा। अपने भाषण में राहुल ने केवल एक ही नहीं, मोदी जी और भाजपा के कई घाव कुरेदे। दरअसल यह बहुत बड़ी लड़ाई है जो राहुल राहुल बड़ी कुशलता से लड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज मुझे उनके इरादे, उनकी रणनीति और उनके रवैये को डिकोड करना चाहिए। यह जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बिहार की बाजी हाथ से निकल गई, तो राहुल गांधी की राजनीति का वह मोमेंटम कम से कम कुछ दिनों के लिए तो कम हो ही जाएगा, जो उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा की कामयाबी से हासिल किया था। ध्यान रखिए, अगर बिहार जीत गए और वहां तेजस्वी की सरकार ने उस घोषणा पत्र को पहले साल डेढ़ साल में 25-30% भी लागू कर दिया, तो सारे देश में विपक्षी राजनीति का एक मॉडल उभर आएगा। उत्तर प्रदेश में भी पीडीए बन जाएगा। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़। वहां पीडीए बन गया तो 80 सीटों वाले उपरा को 2027 में जीतना बाएं हाथ का खेल होगा। दोस्तों, चाहे बिहार में महागठबंधन का घोषणा पत्र हो या उपरा का पीडीए, इस सब के पीछे राहुल गांधी का सोच है। इस संविधान की लाल किताब लेकर यूं ही नहीं घूमते हैं। उन्होंने ही तेजस्वी और अखिलेश को समझाया है कि केवल यादव मुसलमान गठजोड़ से भाजपा को नहीं हराया जा सकता। उसके लिए अति पिछड़ी जातियों को भी अपनी ओर खींचना होगा। इसीलिए तो सदाकत आश्रम के मंच से अति पिछड़ा संकल्प पत्र जारी किया गया। इसीलिए तो महागठबंधन के घोषणा पत्र में 10 प्रमुख वायदे अति पिछड़ी बिरादरियों के बारे में हैं। जरा इन वायदों पर दोबारा गौर कीजिए। मैं इन पर गौर कर चुका हूं, नई परख के मंच पर इन्हें पेश कर चुका हूं, लेकिन एक बार इनका जिक्र फिर से करना जरूरी है। इन वायदों में सबसे महत्वपूर्ण अनूठा वायदा यह है कि यह घोषणा पत्र अति पिछड़ों को वह अधिकार दिलाना चाहता है जो संविधान में केवल
दलितों और आदिवासियों के पास है कि अगर अति पिछड़ों पर अत्याचार होगा तो वही कानून लागू होगा जो दलितों और आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार पर लागू होता है। एक दूसरा बहुत बड़ा जबरदस्त वायदा ऐसा है जिसमें सीधे-सीधे अति पिछड़ों को और पिछड़ों को और दलितों को आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर ले जाने का संकल्प है। उन्हें बताया जाता है उन्हें बताया जाता है इस वायदे के तहत कि शहरों में उन्हें कितने डेसिबल ज़मीन मिलेगी, देहातों में उन्हें कितनी डेसिबल ज़मीन मिलेगी अगर महागठबंधन की सरकार बनती है। और तो और यह घोषणा पत्र आरक्षण के विचार को सरकारी क्षेत्र से निकालकर, गवर्नमेंट सेक्टर से निकालकर निजी क्षेत्र में लाता है। पहली बार कोई पार्टी इस प्रकार का संकल्प कर रही है, इस प्रकार का कोई वायदा कर रही है। वह कहता है कि निजी स्कूलों में आरक्षण दिया जाएगा, निजी कॉलेजों में और निजी विश्वविद्यालयों में आरक्षण दिया जाएगा। यह शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। अभी तक किसी भी पार्टी ने, किसी भी गठजोड़ ने ऐसा कदम नहीं उठाया है। इसलिए ये घोषणा पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी का विचार इसके पीछे है। राहुल गांधी ने ही यह बात सामाजिक न्याय की दावेदारी करने वाली पार्टियों और उनके नेताओं को समझाई है कि अगर वे अति पिछड़ों को अपनी ओर खींचेंगे, तो चुनाव जीतेंगे और भाजपा को हराएँगे, वरना अच्छा चुनाव लड़ने के बावजूद भी भाजपा को हराने से बाल-बाल पीछे रह जाएँगे। एनडीए वाले समझ रहे हैं कि राहुल का आक्रमण कहाँ हो रहा है। कैसे वे उनके अति पिछड़े वोटों में सेंध लगाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसीलिए तो मदन सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई है। नीतीश को लग रहा है कि अति पिछड़ों की नेतागिरी करने के उनके दिन खत्म होने वाले हैं। जहां तक भाजपा का सवाल है, उसके चेहरे की असलियत एक बार फिर खुल गई है। बिहार और उत्तर प्रदेश में उसकी छवि तेजी से ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, राजपूत, बनिया पार्टी के रूप में बनती जा रही है। क्यों ना बने? इस चुनाव में भी उसने अपने हिस्से के टिकटों का 49% उन्हीं ऊंची जातियों को दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी उसका टिकट बंटवारा उसके इसी रुझान की चुगली खा रहा था। वहां वह हारी थी, इसीलिए हारी थी। भाजपा अति पिछड़ों की गोलबंदी के लिए नीतीश पर बहुत निर्भर है। राहुल ने यहां भी एनडीए के मर्मस्थल पर प्रहार किया। उन्होंने कहा, नीतीश जी के चेहरे का प्रयोग हो रहा है, रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप यह मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं। बीजेपी कंट्रोल करती है। उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना-देना नहीं है। राहुल ने बताया कि मैंने प्रधानमंत्री के सामने कहा कि लोकसभा में जाति जनगणना आप करवाइए। एक शब्द नहीं बोले। आप जहां भी देखो, शिक्षा के सिस्टम में देखो, स्वास्थ्य के सिस्टम में देखो, आप जहां भी देखो, ब्यूरोक्रेसी में देखो, जजों की लिस्ट निकाल के देखो, नरेंद्र मोदी और बीजेपी सामाजिक न्याय के खिलाफ दिखेंगे। वे इसे नहीं चाहते। राहुल ने अपना आक्रमण यह कहकर आगे बढ़ाया कि कुछ दिन पहले बिहार के 15 युवाओं से मैं मिला। 2-3 घंटे बातचीत की। बात क्या थी? सारे के सारे कह रहे थे कि हमें बिहार में कुछ नहीं मिल सकता है। हमें बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता। बिहार में बिहारियों का भविष्य नहीं है। यह है बिहार की सच्चाई। यहाँ पर 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या कुछ किया है? मुझे आप बता दीजिए, क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां आपको कुछ ना मिले? अदानी जी को फोकट में जमीन दी जाए और आपको रोजगार ना मिले, ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। मुजफ्फरपुर के भाषण से स्पष्ट है कि राहुल गांधी किसी भी तरह से बिहार का चुनाव हाथ से नहीं निकलने देना चाहते। इसीलिए जैसे ही उन्होंने देखा कि टिकट के बंटवारे में महागठबंधन से गलतियां हो रही हैं, आपसी लतियाओं के कारण किरकिरी हो रही है, उन्होंने फौरन बिना देर किए रिकवरी का प्लान बनाया। फटाफट तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया। सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने का वायदा किया गया। 2 और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात कहलवाई गई। इशारा दिया गया कि इसमें एक मुसलमान हो सकता है और एक दलित। राहुल को पता है कि केवल अति पिछड़ा वर्ग ही ऐसा है जिसका वोट वे एनडीए से छीन सकते हैं। नीतीश का नेतृत्व अपने आखिरी और बेहद कमजोर दौर में है। अति पिछड़ों की संख्या बिहार में 35% के आसपास है। अगर इसमें से 15-20% वोट भी महागठबंधन ने हासिल कर लिए, तो जानते हैं क्या होगा? तो होगा एनडीए का तकरीबन सफाया।
क्योंकि 14.25% यादवों और 17% से ज्यादा मुसलमानों का वोट निष्ठापूर्वक महागठबंधन के साथ पहले से ही है। अगर इसमें अल्पसंख्यकों का वोट थोड़ा सा भी जुड़ गया तो तेजस्वी वह आखिरी छलांग लगा लेंगे जो वे पिछली बार नहीं लगा पाए थे। दोस्तों, राहुल की एक आंख बिहार पर है, वहां का चुनाव जीतना है और अच्छी तरह से जीतना है। उनकी दूसरी आंख 2029 के लोकसभा चुनाव पर है, उससे पहले होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है। बिहार को मिलाकर ये तीनों चुनाव जीतने पर पूरे लोकतंत्र का भविष्य निर्भर है। अगर बिहार का चुनाव हार गए तो मोदी जी को एक बार फिर ये कहने का मौका मिल जाएगा कि इनकी यात्राओं में कितनी भी भीड़ जमा हो जाए, लेकिन जनता तो हम ही को वोट देती है। कौन नहीं जानता कि राहुल की लोकप्रियता उछाल पर है, पर उसकी असली तस्दीक चुनाव जीतने से होगी, बिहार का चुनाव जीतने से होगी। बस इंडिया गठबंधन को एक बड़ा चुनाव जीतना है, फिर वह सिलसिला शुरू हो जाएगा जो विपक्ष को सत्ता तक ले जा सकता है। दोस्तों, आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं आपके सामने अपने सोशल मीडिया मंच नई परख के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों का जवाब दूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे पैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी टीका टिप्पणियों का मैं जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि आप नई परख को सब्सक्राइब करें, उसके साथ गहन रिश्ता बनाएं, अपने सुझाव दें ताकि हम अपने कार्यक्रमों को और बेहतर बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।